हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोगों को? राधे राधे। तो आज हम अपनी डायरेक्ट सेलिंग का पहला चरण लेके आए हैं, क्योंकि मैंने नेक्स्ट वाली वीडियो में बता दिया था कि आयुर्वेद का नेक्स्ट चरण लेके आएंगे। डायरेक्ट सेलिंग मतलब डायरेक्ट सेलिंग व्यापार का पहले ज़माने में, यानी कि अब से काफ़ी समय पहले इनका क्या अनुभव रहा करता था। तो बात करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इंसान देख नहीं पाता, इसे शॉर्ट वीडियो में से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। व्यापार की दुनिया की शुरुआत तब हुई थी जब इंसानों ने अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए चीज़ें स्वयं बनाना शुरू किया। उस समय ना तो मुद्रा थी और ना ही कोई व्यवस्था बाजार। लोग अपने हुनर और ज़रूरत के अनुसार वस्तुएं तैयार करते थे और वही वस्तुएं उनके व्यापार का आधार बनती थीं। ये पुरानी वस्तुएं निम्न जैसे स्टेडियम कहलाती, जो व्यापार की दुनिया का पहला मॉडल बना। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति मिट्टी से सुंदर घड़े बनाना जानता था, तो वह पहले अपनी उपयोग के लिए घड़ा बनाता और फिर जैसे जैसे उसकी कला निखरती गई, उसने दूसरों के लिए भी घड़े बनाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति लोहे से औजार या अन्य वस्तु बना रहा था, तब बना रहा होता है, तब अपने दोनों व्यक्ति अपनी अपनी वस्तुओं को आपस में आदान प्रदान करते थे। जैसे कि एक घड़े के बदले में लोहा का बाजार, अन्न इत्यादि सामान लिया करते थे। इसमें कहने का डायरेक्ट सीधा सीधा मतलब थे, पहले के लोग क्या करते थे, जैसे कि आज के दौर में क्या पैसा है कि पैसे से सब चीज़ खरीद लेते हैं, लेकिन पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे। पहले के लोग क्या करते थे कि जैसे सपोज करो कि हमने अपने खेत में गेहूँ लगाए, लेकिन पड़ोस वाले ने धान लगाई, या मतलब कुछ और फसल मान के चलो, तो वो उनसे पैसे नहीं लेते थे, उनको बदले में ही अपना मतलब यानी आयात और निर्यात कर देते, यानी कि उनसे बदले में चीज़ ले लेते थे। लेकिन आज के दौर में उल्टा ही सिस्टम है कि हर व्यक्ति चाहता है मेरे पास तो पैसा है, मैं नहीं लूँगा, मैं तो मोल लेके आऊँगा। पहले के लोगों के पास पैसा नहीं हुआ करता था और अपनी वस्तु से जैसे कि एक वस्तु हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो दूसरी वस्तु हम उसे देके हम उसकी वस्तु दूसरी ले सकते हैं, यानी कि पहले ये सिस्टम चलता था। आगे बात करते हैं, व्यवस्था में ना तो पैसे की कोई भूमिका थी और ना ही किसी मार्केटिंग की ज़रूरत। केवल ज़रूरत, कला और आपसी समझ के आधार पर व्यापार होता था। ये समय जब उत्पाद में केवल उपयोगिताएँ होती थी, बल्कि उसके व्यक्ति का व्यक्तिगत भ्रमण, यानी कि सृजन और आत्म भी झलकती थी। यानी कि इसमें उन्होंने दर्शाया कि पहले के लोग पैसे की भूमिका को अहमियत नहीं देते थे। पहले के लोगों को पैसे की अहमियत पता भी नहीं थी और अहमियत देते भी नहीं, वो वस्तु की अहमियत देते थे। जैसे कि उन्होंने घड़ा बनाया अपने यूज़ के लिए, और घड़े जैसे पड़ोसी को भी अगर पसंद है तो उसे बना के दे दिया। वो कहते थे इसके बदले में आप मुझे कोई कुछ दे देना। जैसे कि अब सामने वाला व्यक्ति अगर सपोज मान के चलो वो लोहा है, वो मतलब लोहे का वस्तु बना रहा है, तो वो आप उससे अपनी ज़रूरत की वस्तु ले सकते हो। तो पहले के लोग पैसे को भूमिका ना देकर सामान की भूमिका रखते थे। ऐसे ही यही था व्यापार की सबसे पहली और स्वाभाविक रूप से विकसित हुई प्रणाली, जहाँ लेन देन का आधार लाभ नहीं बल्कि आवश्यकता थी। यानी कि लेन देन का लाभ नहीं था, वहाँ उन लोगों की मतलब मौजूदा आवश्यकता थी। और यही से मानव सभ्यता में संगठित व्यापार की नींव रखी गई, जिसे आगे चलकर कई चरणों में विकसित होकर आधुनिक व्यापार की जटिल संरचना को जन्म दिया। अगर इतिहास की गहराई में जाएं तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में इस व्यापारिक मॉडल की स्पष्ट झलक मिलती है। उस समय के लोग नील की खेती किया करते थे, यानी कि मोहन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और मोहन हड़प्पा, मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये हमने जब हम लग रहा है हाई स्कूल में थे तब का ये चैप्टर है मुझे। तो नील की खेती किया करते थे, जो रंगाई के काम में इस्तेमाल होती थी। बताओ, नील की खेती रंगाई के काम में इस्तेमाल होती थी। नील के बदले में वो लोग चावल, कपड़ा इत्यादि वस्तुएं प्राप्त करते थे। जैसे कि हमारे देश में नील की खेती हो रही है और दूसरे वाले उसमें मतलब अनाज की खेती हो रही है, यानी कि तो वो लोग वो नील की खेती नील का अपना व्यापार देकर उन लोगों से गेहूँ अनाज का खेती ले लिया करते थे, मतलब बीज ले लिया या खाने के लिए कुछ ले लेते थे। तो इसे स्पष्ट होता था कि प्राचीन भारत में व्यापारिक सोच अत्यंत विकसित थी और लेन देन की प्रक्रिया बिना मुद्रा के व्यवस्थित रूप से चलती थी। यानी कि पहले के लोग पैसे को महत्व नहीं देते थे। एक और रोचक बात आपको बताती हूँ कि लोग अपने अपने घरों में ही उत्पाद का निर्माण करते थे। जैसे कोई बर्तन बनाता था, कोई अनाज पीसता था, कोई कपड़ा बुनता था और उसी घर के बाहर एक छोटी सी दुकान स्थापित कर लेता था। वहीं से लोग अपने अपने उत्पादों की बिक्री और विक्रय करते थे। उस समय प्रोडक्शन और रिटेलर दोनों एक ही स्थान पर होते थे, और जिससे लागत कम होती थी और ग्राहक का सीधा सीधा जुड़ाव निर्माता से होता था। सीधा सीधा इसमें ये लिखा है कि पहले के लोग जो अपने घर में कोई वस्तु बनाते थे, तो वो अपने ही घर के गेट पे एक छोटी सी दुकान रख लेते थे। यानी कि दुकान जब लग लेते थे तो रिलेटिव दोनों को ही स्थान, यानी कि
होलसेलर और रिटेलर दोनों पास पास में होते थे, तो बीच वाला व्यक्ति कोई उनसे पैसा या ज़्यादा व्यक्ति की सामान कुछ नहीं ले, मतलब बीच का मार्जिन नहीं लेता था, सीधे सीधे ही सामान जाता था। ये व्यापार मॉडल बहुत सरल था, लेकिन उसमें गहराई और पारदर्शिता थी। ना तो बॉन्डिंग थी, ना आवश्यकता थी, ना ही मार्केटिंग कोई तकनीक थी। व्यापार फलता फूलता था। इस समय सबसे बड़ा कारण था ज़रूरत, गुणवत्ता और भरोसे का सीधा संबंध। यही वह था कि जिन्होंने अपने समय के लिए संगठित व्यापार और आर्थिक रचनाओं की नींव तैयार की। हालांकि ये प्रारंभिक मॉडल के बेहद सरल तरीके से स्वभाव और भरोसे पर आधारित था, लेकिन उसकी वजह एक बड़ी सीमा थी। ये मॉडल बहुत ही सीमित दायरे में कार्य करता था। उत्पाद की क्षमता सीमित, ग्राहक सीमित और व्यापार आवश्यक अवसर के केवल उस क्षेत्र तक सीमित थे जहाँ तक कि व्यक्ति अपनी स्वयं पहुँच सकता था। यानी कि वो लोग उतना ही काम करते थे जहाँ तक वो लोग खुद पहुँचते थे। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी ने इतना कुछ कर रखा है कि बैठे बैठे आप दूसरे देश विदेशों में सामान भेज सकते हैं, लेकिन पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे। पहले के लोग स्वयं चल के जाते थे, लेकिन आज ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारा तो सिस्टम ही चेंज हो चुका है। समय के साथ साथ जनसंख्या बढ़ी, ज़रूरतें बदली और लोगों की सोच दायरा व्यापक हुआ। तब एक स्वाभाविक प्रश्न उठा कि क्या इस व्यापार को और विस्तार नहीं दिया जा सकता। लोगों ने सोचना शुरू किया, यदि कोई घड़ा या नील या कपड़ा या गांव में बन रहा है और उसको मांग दूसरे गांव में, शहर में है, तो क्यों ना इसे वहाँ तक पहुँचाया जाए। मतलब जब गाँव में ये चीज़ें बनती थी तो क्यों ना शहर में इनको पहुँचाया जाए। यही व्यापार से एक विस्तार की आवश्यकता और संभावना दोनों के जन्म लिया। लोगों ने समझा कि यदि हम अपने उत्पाद को दूसरे तक पहुंचाएंगे तो न केवल उनका उत्पाद बढ़ेगा, बल्कि उन्हें दूसरे तक लाभ भी पहुंचाने का मौका मिलेगा। इसी सोच ने व्यापार के स्थानीय क्षेत्र से अंतर क्षेत्रीय स्तर तक अपनी दिशा में प्रसारित किया। बिजनेस में दो चीज़ों में ध्यान केंद्रित किया जाता है, बिक्री और लाभ। यानी कि अपने व्यापार में दो चीज़ें मेन होती है, या बिक्री और लाभ, यानी कितना बिक रहा है, कितना लाभ हो रहा है, यानी मुनाफा। ये चीज़ें हमारी संस्था को भी, ये हमारी संस्था भी इन्हीं चीज़ों को समझाती है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल कैसे हो सकती है, प्रॉफिट बड़े हो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे जैसे व्यापार करने वालों की संख्या और उपभोक्ताओं की मांग बढ़ने लगी था, लोगों को यही एहसास हुआ कि केवल घर के बाहर दुकान लगाकर सीमित के रूप से वस्तु बिना करके व्यापार करना पर्याप्त नहीं है। व्यापार को व्यापक बनाना है तो बिक्री के अधिक स्तर तक पहुंचना होगा। इसी सोच ने जन्म दिया लोकल मार्केटिंग सिस्टम को, जिसे हम स्थानीय बाजार प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली के मूल उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही स्थान पर एकत्र हो और उत्पाद को आसानी से देख परखें और ख़रीद सकें। पहले जहां लोग अपने घरों की दुकान तथा सीमित थे, वहीं अपने प्रोडक्ट को लेकर एक जगह बाजार में पहुंचने लगे। वहां अलग अलग उत्पादों और सेवाओं की भरमार होती थी, जिसमें ग्राहकों को विकल्प मिलते थे और व्यापार को बड़ा ग्राहक। इससे दो समूह मुख्य फायदे हुआ करते थे। उत्पादों की बिक्री की संभावना बढ़ती थी और नंबर 2, बिक्री में तेज़ी और विविधता आती थी। तो हमारी ये छोटी सी लॉन्ग वीडियो, तो छोटी सी नहीं बोलेंगे, इसे लॉन्ग वीडियो हो गई। चलो थोड़ा सा और बताते हैं इसमें। इन लोकल मार्केट में लोगों को स्पर्धा भी मिलती थी और ग्राहक को कई बिल्कुल में सोच समझने का मौका भी मिलता था। अब ये केवल उत्पाद बेचने की बात नहीं है रही, बल्कि ग्राहक का ध्यान और आकर्षित करने और उसकी ज़रूरत के अनुसार उत्पाद प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण हो गया। समय समय के साथ व्यापार का रूप और लेन देन की प्रणाली बदलने लगी। शुरुआत में लोग एक वस्तु के दूसरे वस्तु से देते थे, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे कीमती धातुओं और सिक्के अतिरिक्त में आए, व्यापार में अपना अत्यंत और विश्वसनीयता आने लगी। अब लेन देन धातु और बाद में मुद्राओं माध्यम से होने लगी। वस्तुओं के आने से व्यापार स्थिर माने और गति, यानी बहुत तेजी गति आने लगी। आज ही व्यापार रुपए पैसे के आधार पर होता है और पूरी व्यवस्था इस प्रणाली पर आधारित करती है। फिर भी व्यापार का अगला बड़ा सवाल था, क्या एक अच्छे उत्पाद को केवल स्थानीय स्तर पर सीमित रखा जा सकता है। यानी कि फिर भी इतना कुछ करने के बावजूद इस व्यापार का ये उत्तर था, क्योंकि इस समय भी व्यापार की सबसे बड़ी चुनौती सीमित भौगोलिक पहुंच थी। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता है, तो वह मिठाई केवल दिल्ली और आसपास के लोगों तक ही सीमित रह जाती थी। उनकी गुणवत्ता, स्वाद और पहचान दूसरे शहरों तक नहीं पहुंच पाती थी। यही सोच व्यापारियों को खटकने लगी। कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हमारा उत्पाद दूसरे देश भर में भी पहुँच सके। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि
डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यापार है कि जो हर व्यक्ति को अपनी सोच समझ और अपनी सपने पूरे करने के लिए करना चाहिए। तो ये हमारी जो वीडियो थी, इसमें कुछ भी मिस्टेक हुई हो तो कृपया करके आप मुझे क्षमा कर देना, और जहाँ तक मुझे बताने में अगर कोई गलती हो तो भी क्षमा कर देना। लेकिन आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो या कुछ गलत लगा हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे जी।